हेडिंग डाल देते हैं चुंबकीय आघूर्ण। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ध्यान से देखना चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। मान लेते हैं अपने पास में एक धारावाही कुंडली है, इसमें धारा जारी है आई। कितनी जारी है? आई। मान लेते हैं अपने पास में एक चालक तार है, इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है। फेरों की संख्या कितनी है? ठीक। और ये जो दिख रहा है ये वाला भाग, इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल है। क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पर दो बातें हैं। मतलब नहीं, ये एक फेरा हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अभी तो इस कुंडली में 5 फेरे, पर अपने को पता नहीं है मान लो, तो मान लेते हैं अपन n फेरे। कितने? तो कुंडली में फेरों की संख्या कितनी मान ली अपन ने? कुंडली में फेरों की संख्या, तो कुंडली में फेरों की जो संख्या है वो अपन ने मान ली है कैपिटल एन। कितनी मान ली है? और प्रवाहित जो धारा है इसमें वो अपन ने मान ली है कितनी? प्रवाहित धारा है कैपिटल आई। और इसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो अपन मान लेते हैं ए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए, कैपिटल ए। ध्यान से देखना, तो ये कहा जाता है कि अगर मान लो एक फेरा है, कितना है? एक फेरा, तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, वो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसमें प्रवाहित धारा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का गुणा। समझे? यानी चुंबकीय आघूर्ण को हम लिखते हैं m, धारा को लिखते हैं I और अनुप्रस्थ काट को लिखते हैं a। बराबर? क्योंकि हमारे पास में जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या n है। एक कुंडली है, सॉरी एक फेरा है, तो चुंबकीय आघूर्ण होगा I इंटू a। तो अगर हमारे पास में n फेरे जो दिख रहे हैं, कितने फेरे हैं? n फेरे हो तो उस केस में हो जाएगा m इज इक्वल्स टू NIA। बोलो इसमें किसी को डाउट? नहीं। अब बात करते हैं इसके SI मात्रक की। तो ध्यान से देखना, चूंकि हमें पता है कि धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। बोले इसमें किसी को डाउट? नहीं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखना, जिसे गैल्वेनोमीटर को हम हिंदी में कहते हैं धारा मापी, धारा मापी, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? कई बार हिंदी में भी गैल्वेनोमीटर बोल देते हैं। ठीक, इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है वो समझते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो कुछ इस तरीके का लैब में पड़ा रहता है, एक बॉक्स शेप में होता है। यहाँ पर दो, एक रेड कलर में स्ट्रिप लगी होती है, एक ब्लैक कलर में। ठीक, रेड के ऊपर लिखा होता है प्लस, ब्लैक के ऊपर लिखा होता है माइनस। यहाँ पर एक पैमाना होता है यानी स्केल होती है। ठीक है, और इसके ऊपर होती है यहाँ पर एक सुई, और यहाँ पर लगी होती है स्केल। क्या लगी होती है? गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है वो हमेशा बीच में होती है, सेंटर पे, जहाँ 0 लिखा होता है। यहाँ नंबर लिखा होता है 1 2 3, यहाँ पे भी नंबर लिखा होता है 1 2 एंड 3। बात समझ में आई? ठीक, चालू है? यहाँ तक बात समझ में आई? इधर देखो, यहाँ से धारा जा रही है, मान लो धारा किधर से जा रही है? इधर से, और धारा इस तरफ निकल रही है। तो धारा किस तरफ जा रही है? इस तरफ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है धारा मापी, इसका काम क्या है कि धारा जो है उसका पता करना, धारा जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर धारा जा रही है तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी, धारा नहीं जाएगी तो गैल्वेनोमीटर की सुई, तो धारा का संसूचन करना नहीं है या नहीं है ये पता करना। दूसरी बात, धारा की दिशा भी पता करती है। अगर मान लो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो इस तरफ गई, इसका मतलब धारा की दिशा क्या है? इस तरफ। और गैल्वेनोमीटर की सुई इस तरफ गई, इसका मतलब धारा की दिशा इस तरफ। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा क्या पता किया जाता है? धारा का संसूचन किया जाता है और धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा धारा का संसूचन किया जाता है तथा धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अब यहाँ देखो, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, इसकी परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या बता सकते हैं?
कि भाई किसी भी कुंडली में प्रवाहित धारा तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण। क्या कह सकते हैं कि मैं इसको हटा करके इस डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा क्या हुई? किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, उसमें प्रवाहित धारा तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। यहाँ तो कोई डाउट? तो हेडिंग डालिए, तो पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये छापोगे, फिर ये करोगे। क्लियर? हाँ, आघूर्ण, इसको बंद कर देना। हाँ, तो यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई है। ठीक है, बढ़ते अब आगे। तो अब हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर जो होता है वो काम कैसे करता है। ठीक है, करिश्मा सीधी बैठ ऐसे। तो ये तो हो गया था सबका। हेडिंग डालो, चल कुंडली धारा मापी। हेडिंग डालो, चल कुंडली धारा मापी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारा मापी। धारा मापी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है आज तुम्हें? किसी ने नकली शराब तो नहीं पिलाई तुम्हें? देखो, मैं थोड़ा शांति में हूँ, तो तुम लोग शांति भंग मत करो। तो खास करके ऊपर देखना, अब इधर देखो। चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली किसका आ रहा है? कौन है? प्रताप मेघवाल कारीगर पी होगा कोई। काट दे, क्या करना है? मत काट, सही बोला है। काट दे, काट दे। क्या भेज रहा है ये? ठीक, चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ध्यान से देखना। देखो, मान लो अपने पास में कोई बेलनाकार एक रॉड है। रॉड मतलब जैसे नर्म लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन रॉड, ठीक, वो है, इस शेप में है। ठीक, ध्यान से देखना। एक होता है विद्युत रुद्ध तांबे का तार। कौन सा तार? विद्युत रुद्ध तांबे के तार को इसके ऊपर बांध देते हैं ऐसे। पहले अपन ने ये सीधा फेरा रखा है, ठीक है, फिर ये जा रहा है नीचे, ठीक, फिर ये जाएगा इसके नीचे, फिर वापस ऊपर आएगा। तो यहाँ से ये आ गया दूसरा फेरा, ठीक है, इसके पैरेलल है ऐसे। हाँ, ये तार है, समझा रहा हूँ। ठीक, अब समझते हैं क्या? ठीक है, ध्यान देना। स्वाद आ रहा है। जैसे मान लो ये कप, ठीक, अब मान लो अपन एक तार लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यही है, तो ये मेरे पास एक तार है, ठीक, इसको मैं ऐसे लपेट रहा हूँ, ठीक। अब जैसे ही लपेटूंगा तो ये जो शेप बन रही है, ये देखो, ये शेप कैसी है? एक तरीके से आयताकार है। कैसी है? आयताकार। कैसे? देखो, पहले ये सीधा गया, फिर ये नीचे गया, फिर वापस इस तरफ आया, और ये तो एक तरीके से क्या बना? ये आयताकार। क्या बना? समझ गए? तो मतलब ये है तो बेलन, लेकिन जब इसके ऊपर फेरे मारोगे तो ये एक तरीके से आयत बनेगा। ये सीधा तार, देखो, यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा, नीचे से भी सीधा, ऊपर से भी सीधा, तो एक तरीके से आयत ही बना, आया ना।
तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फेरे में लपेट रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक। अब देखो इस तार का जो एक हिस्सा है वो नीचे है, यानी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से हमने स्प्रिंग बांध दी है नीचे, वो स्प्रिंग ऐसे जा रही है। ठीक, और ऊपर भी हमने क्या करी है, एक स्प्रिंग बांधी है और वो स्प्रिंग जा रही है कुछ ऐसे, और आगे हमने ऐसे जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये सर्किट से कनेक्टेड है ऐसे। ठीक, यहाँ पे कोई ना कोई मान लो बैटरी हो सकती है या कोई ना कोई विद्युत स्रोत हो सकता है मानने के तौर पे। ठीक, हालांकि ऐसा हम करेंगे नहीं, यहाँ पे हम कुछ लोड वोड जोड़ देंगे ताकि क्या उससे कम से कम धारा जाए। ठीक, ऊपर देखो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये चुंबक का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक इस शेप में चुंबकीय क्षेत्र रख रहे हैं। तो ये हो गया अपना साउथ पोल। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, और ये जो तार दिख रहा है इससे हम एक सुई कनेक्टेड रखते हैं ऐसे। ठीक, और यहाँ पर एक पैमाना है और ये है वृत्ताकार पैमाना। कौन सा पैमाना, वृत्ताकार पैमाना। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया वृत्ताकार पैमाना। ये हो गई हमारी स्केल, ये हो गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ये हो गया बेलनाकार रॉड। ठीक, ये हमारी स्प्रिंग है एक तरीके से। ठीक, इसको हम P1 बोल देते हैं, इसको हम P2 बोल देते हैं। ये तो हो गया कि भाई हम साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो मैं ऊपर से देखूं, कहाँ से देखूं, अगर ऊपर से देखोगे तो देखो ये वाला भाग दिखेगा केवल, और इसमें केवल ये वाला दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा नहीं। और ऊपर से देखोगे तो केवल ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा। तो ऊपर से देखने पे कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा, ये जो बेलनाकार वाला भाग है ये तो ऐसा दिखेगा, चुंबक वाला भाग केवल इतना दिखेगा। ठीक, ये तो हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक, अब ध्यान से समझिए, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ ऐसा होगा भाई, हमेशा इस सरफेस से लंबवत होगा ऐसे। ठीक, और इसमें तार लगा हुआ था कुछ ऐसा, ऊपर से तार तो दिखेगा नहीं, ये वाला आया ना। और स्प्रिंग में केवल ये गोल गोल ऐसे ऐसे दिखेगा स्प्रिंग का भाग। ठीक, नीडल तुम्हें दिखेगी सीधी सीधी, ये नीडल होगी, और ये हो गया अपना पैमाना। तो ये तो होगी वृत्ताकार स्केल, ये हो गई सुई, ये होगा हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या काम आ रहा है वो पहले समझ लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैसे है समझो, यहाँ पर हम दो चुंबकीय ध्रुवों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अंदर से इस आकृति में, इसे बोलते हैं अवतला आकृति। कौन सी आकृति, तो यहाँ पे जो चुंबकीय ध्रुव है वो कैसे है, अवतला आकृति में। कैसे है, अवतला आकृति। पहली बात, आकृति उनकी अवतला आकृति है। दूसरी बात, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सरफेस से लंबवत है, यानी त्रिज्यवत है और लंबवत है। कैसे भाई, एक तरीके से वृत्त की त्रिज्या होती है वैसे ही है, और सरफेस के कैसा है, लंबवत। तो इसका मतलब कैसा है, त्रिज्यवत और लंबवत। ठीक, तो पहली बात समझ में आ गई कि इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैसा है। दूसरा, ये क्रॉड जो है इसे हम क्रॉड कहते हैं। क्या है, अब क्रॉड क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। क्रॉड होता है एक बेलनाकार
नर्म लोहे का पात्र होता है। क्या होता है? बेलनाकार है, नर्म लोहे का पात्र है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन होता है। दूसरा, इसमें जो कुंडली है, क्या है? कुंडली, ये जानते हो, ये मैंने कुंडली बनाई थी, ये है एक विद्युत रुद्ध तांबे के तार की, इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी तांबे का तार होगा, उस पर प्लास्टिक का कवर होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रुद्ध तांबे का तार। क्या कहते हैं? विद्युत रुद्ध तांबे के तार की आयताकार कुंडली। कहने को मैंने सर्किट बनाया है, पर अमूमन सर्किट पूरा दिखता नहीं है, तो अगर मैं सर्किट हटा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हटा दूँ कि रंग दूँ? हटा देते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। मतलब वो कहने का मतलब है कि करंट जा रहा है, सप्लाई है इसमें, तो समझ में आ गई होगी बात। तो ये तो है अपनी चल कुंडली धारा मापी की बनावट। चल कुंडली धारा मापी क्यों है? चल का मतलब है मूविंग, मूविंग मतलब चलता है। कॉइल जो है वो मूविंग हो रही है, इसमें कॉइल ही घूम रही है, घूम कौन रहा है गैल्वेनोमीटर। अब समझो, मान लो यहाँ मैं धारा भेज रहा हूँ, तो धारा भेजने पे होगा क्या वो समझो। लंबाई ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, धारा कैसे? भाई ऐसे धारा भेजी तो इसमें धारा कैसे जाएगी? ऊपर, धारा ऊपर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ खोलो एक बार और तीनों उंगलियों को, अंगूठे को लंबवत रखो। तो ये तो है आपकी विद्युत धारा, ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये है बल। तो इसमें धारा कैसे जा रही? ऊपर, तो धारा ये बताता है, तो धारा गई ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो बल कहाँ लगेगा? अंदर लगेगा। तो इसमें बल कहाँ लगेगा? अंदर। इधर वाले तार में धारा कैसे जाएगी? भाई ऊपर से धारा होगी, ऐसे होगी, ऐसे जाएगी, तो इधर वाले में धारा कैसे जाएगी? नीचे। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, बल कहाँ? बाहर। तो इस वाले भाग में कहाँ आएगा? बाहर। तो ये ऐसे घूमेगा, समझ गए? ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा तो सुई इस तरफ जाएगी। अब कितना घूमेगा वो डिपेंड करता है धारा पे। धारा ज़्यादा जाएगी तो ये ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा घूमेगा तो नीडल ज़्यादा घूमेगी, नीडल ज़्यादा घूमेगी तो धारा का मान ज़्यादा मिल सकता है। हाँ या ना? बात समझ में आई? तो ये सिद्धांत पे काम करता है। पहले पढ़ा कुछ? तो एक बार के लिए डायग्राम बनाओ। ऊपर देखना, देखो हम इसकी कार्यविधि तो समझ गए हैं, लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखेंगे। कल अपन ने एक आयताकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण देखा था। देखो एक बार, देखो कल वाला लिखा हुआ है, देखो कल एक फॉर्मूला देखा था, मैंने फॉर्मूला देखा था, देख ऊपर देखना, लुक एट दिस, इधर देखो, देखो समझने की कोशिश करना। ये अपने पास एक आयताकार कुंडली है, जैसे हमने कल देखा था। अपने पास वो कुंडली ऐसी थी कल, अपन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पे बल आघूर्ण देखा था। तो उसमें बल इधर कहाँ लग रहा था? नीचे, और इसमें बल कहाँ लग रहा था? ऊपर, और ये वामावर्त दिशा में घूम रही थी। तो चूंकि वो घूम रही थी तो उसमें बल आघूर्ण लग रहा था। क्या लग रहा था? जब बल आघूर्ण लगता है तो फॉर्मूला उसका टो होता है, टो बराबर एन आई ए बी कॉस थीटा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फॉर्मूला था एन आई ए बी कॉस थीटा, फिर लास्ट में एम बी साइन थीटा लिखा था, याद होगा तो, आया ना? तो वो बल आघूर्ण होता है, यानी जब कोई कुंडली घूमती है तो उस पर जब बल आघूर्ण लगता है वो क्या लगता है? टो बराबर एन आई ए बी कॉस थीटा। क्या लगता है? जैसे मान लो ये भी कुंडली है एक तरीके से, तो इस कुंडली में भी फेरे होंगे, इसमें भी धारा होगी, इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। ये सारी बातें लिख देते हैं कि भाई इसमें जो धारावाही कुंडली हम ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं? धारावाही कुंडली। इस धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है? अपन मर्जी से मान लेते आई। प्रवाहित धारा कितनी मानते हैं अपन? प्रवाहित धारा मान लेते हैं आई। कितनी मान ली? फेरों की संख्या कितनी मानी है? कैपिटल एन। फेरों की संख्या कितनी मान ली है? फेरों की संख्या वो अपन ने क्या मान ली है? कैपिटल एन। इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन ने मान लिया है कैपिटल ए। और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, स्टार्टिंग में लिखा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कितना है? वो अपने पास में है बी। कितना है? बी। यहाँ तो कोई डाउट?
तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण जो होगा, बल आघूर्ण वो जो होगा उसे अपन टो मान लेते हैं, टो बी। तो टो बी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, एन आई ए बी कॉस थीटा, ये हमने पहले पढ़ रखा है। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण 1। अब ध्यान से सुनना, जब ये कुंडली घूमेगी तो ये जो स्प्रिंग दिख रहा है इसमें ऐंठन पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ऐंठन मीन्स क्या? जैसे मान लो कपड़ा है, उसको गीला कर दिया तो अपन क्या करते हैं, उसको निचोड़ते हैं तो कपड़े में ऐंठन पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा ऐंठन पड़ेगी। इसका मतलब जितना ज्यादा, अब ऐसे घुमा रहे तो आप उसमें इधर उधर नहीं भेज रहे, हम उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। जब रोटेट कर रहे हैं तो बल नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? बल आघूर्ण। तो उस समय भी तो बल आघूर्ण लगता है। तो जितना बल हम लगाएंगे उतना बल स्प्रिंग में के अंदर भी लगेगा, आया ना? स्प्रिंग के अंदर एक बल इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर यहाँ से बल आघूर्ण लग रहा है तो इसके अंदर भी क्या लग रहा है? बल आघूर्ण। वो किसके कारण लग रहा है? ऐंठन के कारण। किसके कारण? तो इसका मतलब स्प्रिंग में जो ऐंठन उत्पन्न हो रही है, स्प्रिंग में क्या उत्पन्न हो रही है? स्प्रिंग में ऐंठन के कारण, ऐंठन के लगने वाला वैसे प्रत्यानयन कह सकते हैं, लगने वाला बल आघूर्ण, बल वो अपन ने मान लिया है टो फाई। क्या मान लिया? और जो टो फाई है, अब ये देखो, मुझे ये बताओ कि जितना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा उतना वो घूमेगा कपड़ा। अगर वो कपड़ा ज्यादा घूम रहा है इसका मतलब बल आघूर्ण क्या लगा रहे हो? ज्यादा। अगर उसमें बल आघूर्ण कम लगाओगे तो कपड़ा कम घूमेगा। अब घूमेगा का मतलब है उसमें विक्षेप हो रहा है। जैसे ये सुई जितनी घूमेगी उतना इसमें विक्षेप होगा। विक्षेप का मतलब फाई। क्या मान लेते हैं विक्षेप को? फाई। तो मान लेते हैं कि कोणीय विक्षेप इसमें फाई है। फाई क्या है? कोणीय विक्षेप। तो जितना ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा उतना ज्यादा क्या उत्पन्न होगा? विक्षेप। तो जब इसको बराबर करने जाएंगे तो यहाँ पे गुणांक आएगा। क्या आएगा? ये जो गुणांक है इसे बोलते हैं ऐंठन गुणांक। क्या बोलते हैं? बोले इसमें कोई डाउट? तो जितना बल ये लग रहा है, कौन सा? ऊपर वाला, जितना बल आघूर्ण वो लग रहा है उतना का उतना बल आघूर्ण ये लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था की स्थिति अगर हो जाए, कौन सी स्थिति? तो साम्यावस्था की स्थिति में ये दोनों बल आघूर्ण कैसे होने चाहिए? समान। तो साम्यावस्था की स्थिति में टो बी बराबर होना चाहिए टो फाई। बोले इसमें कोई डाउट नहीं? इसका मतलब अब हम इसको मिटा सकते हैं। आया ना? मिटा देते हैं। ऊपर देखो, ढंग से देखना है इसको, क्योंकि अगर ढंग से नहीं देखा है तो नहीं आएगा बाद में। अगर मैं इसमें मान लगा देता हूँ, टो बी की जगह लगा दिया एन आई ए बी कॉस थीटा। चूंकि मैं थीटा जनरली यहाँ पे त्रिज्यवत लंब चुंबकीय क्षेत्र लगाया था, याद है? तो इसका मतलब थीटा का मान क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। समझ गए? तो यहाँ हो जाएगा अपना सी फाई। तो ये हो गया अपना एन आई ए बी कॉस 0 और ये हो गया सी फाई। कॉस 0 का मान 1, तो हम कह सकते हैं एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई। तो ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक, यहाँ तो हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ से हम क्या ला सकते हैं? एक तो ला सकते हैं सी का फॉर्मूला हो गया एन आई ए बी बटे में फाई। बोले इसमें किसी को डाउट? अब यहाँ से हम दो चीज़ें ला सकते हैं, ध्यान से देखना। पहला, अपने जो फॉर्मूला दिख रहा है ये वाला, कौन सा? एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई। अगर मैं सी को यहाँ से इस तरफ भेजूँ तो सी इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग। और आई इधर क्या कर रहा है? गुणा। उधर क्या करेगा? भाग। तो एन ए बी और इधर तो फाई है, आई इस तरफ चला गया भाग में और इधर से आ गया सी भाग में। तो यहाँ पे जो हमारे पास में आया है फाई बटा आई, इसे हम कहते हैं धारा सुग्राहिता। क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? धारा सुग्राहिता। अब ये धारा सुग्राहिता है उसको ध्यान से देखना, डिफाइन करते हैं। धारा सुग्राहिता को इंग्लिश में बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। ठीक, अब समझो, अगर मान लो मेरे पास में धारा कितनी है? 1 एम्पियर। धारा कितनी है? 1 एम्पियर। धारा 1 एम्पियर भेजेंगे तो हमारे पास में जो बचेगा वो क्या बचेगा? फाई।
तो 1 एम्पियर धारा भेजने पर विक्षेप जितना उत्पन्न होगा उसे हम क्या करेंगे, धारा सुग्रहिता क्या कहेंगे। अगर मान लो कोई पूछे कि इसका एसआई मात्रक क्या है, क्या पूछे, तो एसआई मात्रक में देखो ऊपर तो फाई है, फाई मतलब विक्षेप, विक्षेप का कोई मात्रक नहीं है, बचा क्या, एम्पियर, तो भाग में आ रहा है एम्पियर, तो हम इसका मात्रक क्या कहेंगे, प्रति एम्पियर, क्या कहेंगे, तो इसका एसआई मात्रक होता है प्रति एम्पियर। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं, तो एक बार ये लिखो फिर अपन आगे।